दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा के क्या पावर्स होते हैं, राज्यसभा के क्या पावर्स होते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है। अब जानें कि दोनों हाउसेस के सेपरेट पावर्स क्या होते हैं। सेपरेट मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि राज्यसभा की अपनी शक्तियां होती हैं कुछ और लोकसभा की अपनी शक्तियां होती है कुछ। ओके ना। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं लोकसभा की। मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो लोकसभा होती है वो उस मैटर पे कानून बनाती है जो कि यूनियन लिस्ट में होता है और कंकरेंट लिस्ट में होता है। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि यूनियन लिस्ट क्या होते हैं एंड कंकरेंट लिस्ट क्या होते हैं। तो देखिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है ना। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, पहले वीडियो ने सबसे पहला वीडियो 11th क्लास के सीरीज का, तो मैंने बताया था आपको कि 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। तो 12 शेड्यूल में जो 7 शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें बताया गया है अबाउट 3 लिस्ट। ठीक है ना, गिवन इन 7 शेड्यूल। ठीक है ना। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है कि कहां होता है एक्चुअली, समझे। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो मैं कभी कभी ऐसा ऐसा फैक्ट आपको बता दिया करूंगी। ओके ना। तो मैंने बोला कि जो लोकसभा है उन विषयों पर कानून बनाती है जो कि यूनियन लिस्ट में मेंशन होता है एंड कंकरेंट लिस्ट में मेंशन होता है। एंड यूनियन लिस्ट क्या होता है, उसमें कौन सब्जेक्ट होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट मुद्दा होते हैं, जैसे कि हो गया डिफेंस, हो गया बैंकिंग, हो गया करेंसी, हो गया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कौन बनाती है कानून, तो लोकसभा बनाती है। नाउ कमिंग टू कंकरेंट लिस्ट, यानी हिंदी में बोले तो समवर्ती सूची, उस पे कानून बनाती है दोनों मिलके। कौन दोनों मिलके, तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो जाता है कि बनाती तो दोनों मिलके है, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करती है, तो पार्लियामेंट करती है, लोकसभा करती है। ओके ना। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होता है जिसमें जो डोमिनेट कौन करती है, लोकसभा डोमिनेट करती है ओवर दी स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन कानून दोनों मिलके बनाना होता है। तो सबसे एक बेस्ट एग्जांपल कंकरेंट लिस्ट क्या हो जाएगा, एजुकेशन। ओके ना। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोग सभी जानते हो कि बजट इंट्रोड्यूस होता है हमारे लोकसभा में, होता है ना, क्योंकि जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा में कभी भी वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। बजट जाके, यानी कोई भी मनी बिल होके वो लोकसभा से जाएगी, फिर राज्यसभा के पास होगी, जिसके पास सिर्फ 14 डेज रखने का शक्ति होता है। उसके अलावा उसमें ना ही कोई चेंज कर सकता है उस मनी बिल में, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। उसके पास एक ही ऑप्शन है, उसको पास करना। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो लोकसभा क्या करती है, जो इतनी सारी टैक्सेशन पॉलिसी होती है, बजट्स होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल क्या खर्चा है सरकार का, कितना उसको मिल रहा है, देश का क्या बजट है, तो सारे प्रपोजल कौन, इसका प्रस्ताव कौन अप्रूव करती है, तो लोकसभा अप्रूव करती है ना। और सबसे एक इंपॉर्टेंट पावर क्या होता है कि कंट्रोल एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड थ्रू नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की। जो पार्लियामेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट जब मैं बोलूंगी तो लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा, प्रेसिडेंट भी होगा। तो जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वो सरकार से क्वेश्चन पूछती है कि आप इस पॉलिसी को क्यों लाए हो, और जब लाए हो तो क्या फायदा है ना। क्वेश्चन पूछने वाली अपोजिशन बैठी है ना। जो पार्लियामेंट में होते हैं वो अपोजिशन में बैठे होते हैं, रूलिंग पार्टी बैठी होती है ना। और वहां पे सवाल जवाब किया जाता है वहां पे। तो क्या एक तरह से सरकार पे क्वेश्चन किया जाता है ना, क्योंकि सरकार तो काफी लिमिटेड मात्रा में होती है ना। कैबिनेट काफी छोटे मात्रा में होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर काफी छोटे मात्रा में होते हैं ना। कैबिनेट क्या है, काउंसिलर मिनिस्टर क्या है, मैंने पढ़ा चुका है सारी चीज, आप लोग जरूर जाके देख लेना। ओके ना। तो
मैं ये बता रही थी कि कैसे कंट्रोल किया जाता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? सरकार, जो केंद्र सरकार है हमारी, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ के, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ के नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाया जा सकता है। जब ऐसा लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को खत्म किया जा सकता है। तो क्या कर रहा है? ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर रहा है। अगर ये कंट्रोल नहीं की होती तो सरकार क्या बन जाती? डिक्टेटर बन जाती, निरंकुश तंत्र हो जाता। और उसमें क्या होता? सरकार जो चाहे वो पास करवा सकती थी, क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन पूछने वाला होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल पावर है, राइट। अगला पावर क्या है कि इट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इनके पास ये भी पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को में बदलाव ला सकती है, मॉडिफिकेशन ला सकती है। आप लोगों को पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है ना, किस आर्टिकल में होता है? तो अंडर आर्टिकल 368 में, है ना। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का प्रावधान है। तो ये अमेंडमेंट कहाँ होता है? स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं ना, वो कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। और लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा ही अमेंडमेंट कर सकती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग के? अप्रूव प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जो हमारे कंट्री में जब भी इमरजेंसी लागू होगा तो उसको कौन अप्रूव करेगी? तो अप्रूव कौन करेगी? पार्लियामेंट, सॉरी, जब लोकसभा ही इसको अप्रूव करेगी, ओके ना। तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में इमरजेंसी लग चुका है, नेशनल इमरजेंसी। तो कब लगा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ओके। मैं ये डेट नहीं बताऊंगी, आप लोग आंसर मुझे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था तो वो क्या कैसे लगाया था कि सीधा जाके अपना डिसीजन प्रेसिडेंट को दे दे कि भाई इमरजेंसी लगाओ। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि सरकार के खिलाफ काफी एक गुटबंदी चल रही थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? ये जो इमरजेंसी चैप्टर है, बाकायदा एक अलग चैप्टर है, आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है, इसीलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, ओके ना। इसीलिए मैं एक शॉर्ट कंसेप्ट आपको दे देती हूँ कि इमरजेंसी लगाया गया था। तो उस समय काफी विद्रोह चल रहा था सरकार के खिलाफ, इमरजेंसी लगाया गया और रातों रात लगा दिया गया विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट एंड पार्लियामेंट, ठीक है। किसी के अप्रूवल की नहीं लिया गया था कि हाँ हम लगा रहे हैं इमरजेंसी। कैबिनेट मेंबर तो खुद ही सुबह पता चला 6 बजे कि इमरजेंसी हमारे सरकार ने लगा दिया, सोच सकते हो। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी वाला, वो बाद में आया था जब हमारे नेशनल इमरजेंसी लगा था। अब बाद क्या है इसका बहुत डिटेल डिस्कशन है। ये मैंने बोला ना कि इमरजेंसी एक अलग ही चैप्टर है, इसीलिए मैं सारा चीज उसमें एक्सप्लेन करूंगी। अभी के इतना ही जान लो कि जो लोकसभा है वो इमरजेंसी को अप्रूव करता है, स्वीकृति देता है, हाँ आप लगा सकते हैं इमरजेंसी, ओके ना। लेकिन जिस समय इंदिरा गांधी जी लगाया था उस समय ना उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल से पूछा था, ना ही पार्लियामेंट से पूछा था, सिंपली लगा दिया था, ओके ना। और ये रातों रात लगाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं और कुछ पावर्स की। तो ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। एंड हाँ, जब भी इम्पीचमेंट प्रोसेस लगता है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, जो प्रेसिडेंट के खिलाफ लगाया जाता है जब उनको रिमूव करना होता है उनके पोजीशन से, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस भी यहाँ होता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेता है एंड वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेता है। नाउ इट एस्टैब्लिशेस कमिटी एंड कंसिडर द रिपोर्ट्स। ये कमिटीज भी एस्टैब्लिश करता है। तो देखो, कोई भी, मैंने पहले ही बता चुका आप लोगों की, अगर कोई भी कुछ भी नया आता है, कुछ भी नया लाना चाहती है सरकार, तो उसमें कमिटी बनाती है और कमिटी कोई अध्यक्ष होते हैं, उस पर देखते हैं कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कमिटीज हमारी कंट्री में बनाई गई थी, अभी बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी कमिटी गठित की गई थी ना। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैं नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि एक शब्द भी बोलना होता है ना तो साथ ही एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो एनईपी तो आप लोग जान ही रहे हो कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक बहुत ही एक माइलस्टोन बोला जाए सरकार के द्वारा ये किया गया है कि एनईपी लाया गया है ना।
तो एनईपी के लिए भी कमेटी थी, अब कमेटी का नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो शॉर्टली बता दूंगी, ओके ना, ठीक है। तो कमेटी बनाई जाती है, तो कमेटी कौन बनाती है? लोकसभा बनाती है और उनके रिपोर्ट को देखती है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी सरकारिया कमेटी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे काम कर रही थी, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। ये एक कमेटी का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना, जो किस पे काम कर रही थी? सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे, कि केंद्र और राज्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो कौन बनाया था? तो सरकारिया कमीशन, है ना। ये भी एक जीके वाला पॉइंट हो गया, है ना। तो मैं आपको एग्जांपल ही बताते चली जाऊंगी, क्योंकि सिंपली बुक पढ़ने में कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, क्योंकि जब तक आप प्रेजेंट से नहीं जोड़ोगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, ठीक है, कि राज्यसभा के बारे में क्या पावर्स होते हैं। कंसीडर एंड अप्रूव नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू दी मनी बिल। तो राज्यसभा के पास क्या पावर होती है कि वो जो भी बिल पास करती है लोकसभा, तो उसको देखती है एंड उसको स्वीकार करती है, अप्रूव करती है नॉन मनी बिल को, ठीक है ना। और जब हम मनी बिल की बात करेंगे, वित्तीय विधेयक की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि वो लोकसभा से होते हुए, क्योंकि मैंने बताया कि जो मनी बिल होता है वो ऑलवेज कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो उसके जाने के बाद कहाँ जाएगी? वो राज्यसभा में जाएगी, जहां पे राज्यसभा के पास कुछ, मतलब कि क्या कहें उसको, कि वो अमेंडमेंट बता सकता है कि भाई देखो यहाँ चेंजेस करने की जरूरत है, लेकिन मानना या ना मानना लोकसभा पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। कैसे सुझाव देते, ट्रिप देते हैं भाई कि देखो ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो राज्यसभा भी मनी बिल के केस में ऐसे ही करती है, ठीक है ना। लेकिन उसमें बदलाव लाना है या नहीं लाना है वो लोकसभा तय करती है, समझ रहे हो ना। अब बात आती है कि इट अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक हाउस से पास होती है तो दूसरे हाउस आती है, और दूसरे हाउस भी उसको अप्रूव करती है अगर उनको लगता है तो। अगर सरकार के पास मेजॉरिटी होगी तो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्रूव हो जाएगा ना। अगर नहीं रहेगी तो वहीं पे वो खारिज हो जाएगा, है ना। नाउ ये भी इनके पास भी पावर होता है कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, यानी सरकार को कंट्रोल करती है, कार्यपालिका कंट्रोल करती है। तो कैसे? क्वेश्चन पूछ के, मोशंस लाके, एंड बहुत सारे मोशंस होते हैं, सेंसर मोशन होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं, रिजोल्यूशन लाती है। ये सारे मोशन को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ने वाले हम लोग। जब मैं पार्लियामेंट का अलग से सीरीज लाऊंगी तब मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी इसको, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्या है पावर? कि पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मैंने इम्पीचमेंट की बात की थी ना, कि इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस एस्पेक्ट में लोकसभा एंड राज्यसभा के पावर इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और इनके पास ये भी होता है पावर कि ये जो इट अलोन कैन इनिशिएट प्रोसीड्योर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इनके पास ये भी पावर होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए खुद से प्रोसीड्योर ले आए, खुद से शुरुआत करिए। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ किसके चेयरमैन होते हैं? तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो वहां की चेयरमैन होते तो राज्यसभा क्या कर सकती है? उनके हटाने का प्रक्रिया को वहां शुरुआत कर सकती है। समझ रहे हो ना बात। अब बात आती है अबाउट स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां, ठीक है। तो ये विशेष शक्तियां हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स, ओके। कि राज्य का मतलब क्या होता है? स्टेट होता है ना। तो राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? पर्पस इज टू प्रोटेक्ट, मैंने बोल दिया, सॉरी, पर्पस इज टू प्रोटेक्ट पावर्स ऑफ द स्टेट। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है कि स्टेट के पावर को प्रोटेक्ट करना। अब कैसे प्रोटेक्ट करना जानते हैं। If Union Parliament wishes to remove a matter from the state list to either union list or concurrent list in interest of the nation, then approval of
अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज नेसेसरी। अब इस पॉइंट को समझना, पढ़ के तो कंफ्यूज हो गए होगे ना, तो अब समझना क्या कहता है ये पॉइंट, कि अगर हमारी यूनियन पार्लियामेंट को, यानी सेंट्रल पार्लियामेंट तो एक ही होता है ना तो यूनियन पार्लियामेंट को अगर ऐसा लगे कि स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट लॉ बना सकती है, अगर स्टेट लिस्ट से किसी भी सब्जेक्ट को उठा के वो अगर यूनियन लिस्ट में डालना चाहती है या कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहती है, देन किस लिए चाहेगी? ऑब्वियसली बात है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए चाहेगी ना। तो उस समय अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब राज्यसभा अप्रूव करेगी कि हाँ भाई आप स्टेट लिस्ट से एक सब्जेक्ट उठा के आप यूनियन लिस्ट में डाल सकते हो या तो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल सकते हो, तो वो अप्रूवल कौन देगी? तो राज्यसभा देगी। कि क्या राज्यसभा, क्या उसका पर्पस होता है? स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अगर वो इंडियन पार्लियामेंट चाहे तो क्या करना पड़ेगा? उसको राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर राज्यसभा नहीं अप्रूवल देगी तो वो तो कोई सब्जेक्ट ले ही नहीं पाएगा स्टेट लिस्ट से, है ना। अगर राज्यसभा नहीं इसका पावर होता तो कुछ भी मैटर में इंडियन पार्लियामेंट क्या करती? मैटर उठाती, स्टेट से लॉ बनाना शुरू कर देती। तो उस समय फेडरलिज्म का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो यूनिटरी हो जाता, है ना। फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि पावर डिवाइड होते हैं सेंटर स्टेट में, है ना। एंड यूनिटरी में क्या होता है कि पावर एक जगह कंसंट्रेटेड होती है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हमारी कंट्री में तो क्वाजी फेडरल है, यानी एक समय में यूनिटरी भी है एंड एक समय में फेडरल भी है। अगर वो सारा सब्जेक्ट लेने लगे स्टेट लिस्ट से तो उस समय फेडरल गवर्नमेंट का कोई तो मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस समय जो ये स्पेशल पावर दिया गया राज्यसभा को कि अगर यूनियन पार्लियामेंट चाहती है कि वो लॉ बनाए, यानी मतलब कि स्टेट लिस्ट से कोई भी सब्जेक्ट अगर लेना चाहे यूनियन लिस्ट में एंड कंकरेंट लिस्ट में, देन अप्रूवल और राज्यसभा इज वेरी नेसेसरी। तो ये स्पेशल पावर प्रदान की गई है। एंड एक फैक्ट वाली बात बतानी है कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 249, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बोला कि मैं इसके बारे में आर्टिकल भी डिस्कस करते जाऊंगी। जो फैक्ट वाली बात है मैं उसको आपको जरूर बताना चाहूंगी कि आप लोग अभी 11th क्लास में पहुंच चुके हो, है ना। तो इसीलिए कुछ कुछ बातें जानना काफी इंपॉर्टेंट होती है बियॉन्ड द बुक। ओके, नाउ कुछ ऐसी पावर जो सिर्फ लोकसभा के पास होती है, सिर्फ लोकसभा एक्सरसाइज कर सकती है। तो मैंने पहले ही बताया कि राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल। तो राज्यसभा के पास क्या पावर नहीं होती? ना ही वो मनी बिल को इनिशिएट यानी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ना ही उसको अमेंड कर सकता है। हालांकि वो अमेंडमेंट का सुझाव दे सकता है, ठीक है। सुझाव देना और उसको पालन करवाने में काफी अंतर होता है कि वो जो सुझाव मानना है नहीं मानना लोकसभा पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है मनी बिल को, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट टू द राज्यसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये कुछ स्पेशल पावर थे लोकसभा के। एंड डू यू नो कि ये क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया है क्योंकि राज्यसभा में तो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स तो नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, है ना। वो हम लोग तो उनको वहां नहीं भेजते राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में तो अपने लोगों को हम लोग भेजते हैं वहां पे, अपने लोगों का इन द सेंस कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेजते हैं। इसीलिए जो लोकसभा के पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स दे रखी है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल, ठीक है। तो उनके पास कुछ विशेष शक्तियां होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आप लोग को टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब श्योरली दूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।